हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो अपना चैप्टर चल रहा था कौन सा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और उसके अपन 3 लेक्चर कर चुके थे। अपन ने क्या क्या बात कर ली थी? अपन ने मोनेरा की बात कर ली थी, है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, इन दिनों की बात कर ली थी हमने। और आज हमको जो लेक्चर पढ़ना था वो पढ़ना था कौन सा, फंगस। तो आज हम जो इस पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें हम फंगस के बारे में सारी जानकारी लेंगे। थोड़ा सा लाइकेन, देखो लाइकेन फिर से आएगा तो उसको भी पढ़ लेंगे। वायरॉइड्स, प्रियोन्स वगैरह उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो आई होप ऐसा, मैं शायद आज के लेक्चर में ना इसको हम कंप्लीट कर देंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक जो पहले के 3 लेक्चर हो चुके हैं वो नहीं देखे हैं तो पीछे एक बार उनको देख लेना, ताकि आपका पूरा बेस से कंप्लीट होता है। और उसके बाद, क्योंकि देखो हम जब स्टडी कर रहे हैं ना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, या फिर कैसे भी स्टडी करते हैं, तो हमेशा हम क्या करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ स्टडी करते जाते हैं। ठीक है। तो जो मोनेरा थे वो सिंपलेस्ट हैं, फिर थोड़े और कॉम्प्लेक्स आए, फिर थोड़े और कॉम्प्लेक्स आए। तो उनसे कुछ कुछ ये क्या होता है, कनेक्ट रहती हैं, चीजें चीजें कनेक्ट रहती हैं। तो आप एक बार उन पीछे वाले जितने भी लेक्चर्स थे उनको भी आप देख लीजिएगा, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जो कि क्या है, फंगस। ठीक है, चलो भाई। भाई पहली चीज हम थोड़ा सा ये समझते हैं कि फंगस के बारे में, फंगस के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या होता क्या है। देखो, हमें पहली चीज जो पता है वो ये पता है कि भाई फंगस जो है ना, ये कैसे होते हैं, ये यूकैरियोट्स होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं सर, क्योंकि सर मोनेरा के अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे कैसे हैं, यूकैरियोट्स। ठीक है। अच्छा, यूकैरियोट्स के अलावा ये मोस्टली कैसे हैं, ये मोस्टली हैं कैसे, मल्टी सेलुलर। मोस्टली मल्टी सेलुलर। अच्छा, मोस्टली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ यूनिसेलुलर भी हैं, जैसे कि क्या एग्जांपल है, यीस्ट। क्या एग्जांपल है, यीस्ट। अब यहाँ वही बात आ जाती है ना, यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। तो वो हमने बोला था, प्रोटिस्टा में बोला था ना कि भाई प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं है। तो प्रोटिस्टन जो होंगे, जो प्रोटिस्टा की स्टडी करते होंगे, वो यीस्ट को प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे, है ना। और जो फंगस की स्टडी करते होंगे वो यीस्ट को कहाँ पढ़ेंगे, फंगस में पढ़ेंगे। हुई ना बात भाई? अच्छा, चलो तो हम इसको कहाँ पढ़ेंगे भी, फंगस में पढ़ेंगे। तो ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। कुछ इसका एग्जांपल है, जैसे यीस्ट, वो क्या है आपके पास, यूनी सेलुलर। ठीक है। और हमें क्या पता है सर? और हमें ये पता है इनके अंदर हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कैसा? हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। और हेट्रोट्रोफिक में भी ना, अगर हम मेन देखो, होते तो और भी हैं, सेप्रोफाइट भी क्या कहते हैं अपने, पैरासाइट भी होता है। ठीक है। लेकिन मेनली जो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा होता है आपका, सेप्रोफाइटिक। कौन सा? सेप्रोफाइटिक। यानी मेन क्या है आपका, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें मेन होता है। ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ठीक है। ये सेप्रोफाइट्स के बारे में आप 10th में भी पढ़ के आते हो, वो सारी चीज। तो ये जो बातें हैं ये हमें सारी चीजें इनके बारे में क्या है, पता है कि नहीं है? बिल्कुल है। और देख लेंगे अपने पास कौन कौन सी बातें आती हैं, वो सारी बातें हम क्या करेंगे, देखेंगे। अच्छा, ये जो मल्टी सेलुलर होते हैं ना, तो मल्टी सेलुलर भी ये कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। कैसे होते हैं? फिलामेंटस। ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से इनका पूरा स्ट्रक्चर बनती है। तो ये जो सिंगल थ्रेड होते हैं, जैसे ये एक फिलामेंट है ना। तो ये जो एक फिलामेंट है, ये एक फिलामेंट कहलाता है हाइफे। हाइफा, हाइफी, जो तुम प्रोनाउंस करो। ठीक है। और ये जो एक फिलामेंट है, अगर इस तरह के बहुत सारे फिलामेंट्स का क्या बन जाए, एक
नेटवर्क बन जाए, इस तरह से पूरा एक नेटवर्क बन जाए, तो हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं हम माइसीलियम। तो माइसीलियम क्या हो गया है हमारे पास? माइसीलियम हो गया है नेटवर्क ऑफ हाइफी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हाइफी, ये हो गया हमारे पास क्या, माइसीलियम। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो ये जो हाइफी है ना, ये भी अलग अलग काइंड ऑफ हो सकते हैं। कैसे? देखो समझना इस चीज को, मैं एक काम करता हूँ, एक हाइफी को ना ऐसे जूम कर देते हैं, तो ऐसा दिख रहा है, मान लो हमारे पास हाइफी, ये एक हाइफी है ना, और एक ऐसा हाइफी है, कैसा, एक दूसरा भी हमने ऐसा ही बनाया है, और एक तीसरा हमने कुछ ऐसा बना दिया है। अंतर क्या है? तो हमने क्या कहे हैं, इसके अंदर से डिविजन्स बना दिए हैं। ये तो हमारे पास तीन कंडीशन आ गई हैं। देखो ये हाइफी है, इसमें क्या है, आप एक चीज देख रहे हो, तो इसमें ये जो डिविजन्स है इनको बोलते हैं सेप्टम। तो ये सेप्टम जो है ये प्रेजेंट नहीं है, तो हम इस तरह के हाइफी को हम क्या बोलते हैं, एसेप्टेट। क्या बोलते हैं? एसेप्टेट। ठीक है, एंड क्योंकि ये अब एसेप्टेट होने के क्या कारण क्या हो गया, ये मल्टी सेलुलर हो गया, तो इसी कंडीशन, सॉरी मल्टी सेलुलर बोल रहा हूँ, मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड की वजह से इसको क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन। कैसा? सिनोसिटिक कंडीशन। ठीक है, ये सिनोसिटिक है, एसेप्टेट है, एंड क्या इसमें ब्रांचिंग दिख रही है? देखो ये ब्रांच हो रही है ना, ब्रांच बन रही है, तो क्या इसमें ब्रांचिंग है? नहीं। तो ये कैसी हो गई, अनब्रांच्ड। कैसा हो गया? अनब्रांच्ड। ठीक है, तो हमारे पास कैसा है पे आ गया, एसेप्टेट, सिनोसिटिक कंडीशन में, एंड अनब्रांच्ड। क्लियर है बात? ठीक है, अब हम दूसरे की बात करते हैं इसकी। यहां पे देखो सेप्टा प्रेजेंट है, तो ये कैसी कंडीशन हो गई भाई, सेप्टेट। हो गई कि नहीं होगी? बिल्कुल हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पे क्या है, सिंगल यूनिन्यूक्लिएटेड है, तो ये क्या हो गया आपके एस एसिनोसिटिक। और अनब्रांच्ड। ठीक है, ये तीन कंडीशन हमारे पास इसकी आ गई। अगर हम इसकी बात कर दिए, कैसा हो जाएगा, वही सेप्टेट हो जाएगा। एसिनोसिटिक हो जाएगा, और साथ में जाएगा आपका, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है, तो ब्रांच्ड। क्लियर है बात? तो हमारे पास हमने यहाँ पे जो हाइफी है उनकी कंडीशन समझ ली है, हमने माइसीलियम के बारे में समझ लिया है कि भैया माइसीलियम जो है, क्या है आपके, जो हाइफी है उनका जो नेटवर्क होता है वो क्या कहलाता है, आपका पूरा एक माइसीलियम कहलाता है। ये सारी बातें हमने थोड़ी सी इनकी मल्टी सेलुलर वाली चीज की कर ली। ठीक है, चलो अब हम इनके बात करते हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, हमने हमें एक चीज देखो, पहली चीज तो फिक्स है कि हेटरोट्रोफिक मोड होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
तो हमारे पास पहला तो क्या आता है भाई, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाता है। सेप्रोफाइटिक मोस्ट कॉमन है, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये पैरासाइट भी होते हैं, डिजीज भी क्रिएट करते हैं, यानी पैरासिटिक मोड ऑफ कंडीशन और न्यूट्रिशन, पैरासिटिक। और तीसरा हमने लाइकेन पढ़ी थी, याद है लाइकेन, कहीं कभी पढ़ी होगी, 10th में भी तुमने लाइकेन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ली होगी। यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग इसके बारे में। ये एसोसिएशन में रहते हैं विथ फंगस एंड विथ हायर रूट्स, अलग अलग के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। तो ये 3 तरीके का होता है हमारे पास, एसोसिएशन, पैरासिटिक या फिर सेप्रोफाइटिक। इसी को ही हम सिम्बायोसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अभी तीनों को समझेंगे, तीनों का एग्जाम्पल देखेंगे। अच्छा, सेप्रोफाइटिक भाई बहुत सारी है, हमें पता है नॉर्मल जितनी भी फंगस अपनी जो होती हैं ये सारी कैसे होती है, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, ठीक है ना, जो डेड एंड डिकेइंग पे कर रही हैं। पैरासिटिक ये डिजीज क्रिएट करती हैं, बीमारियां क्रिएट करती हैं। जैसे एक डिजीज होती है किसमें, मस्टर्ड में होती है, उसका कोजिंग जो फंगस है वो क्या है, एल्बुगो। ये मस्टर्ड में डिजीज क्रिएट करती हैं, ठीक है। एक होती है पक्सीनिया, ये व्हाइट रस्ट डिजीज इन व्हीट, ठीक है। उसके बाद रिंगवॉर्म, कहाँ पे, इन ह्यूमंस या एनिमल्स में, ह्यूमंस में होते हैं ना नॉर्मली, जैसे जो अपने ऐसे स्किन वाले एरिया, ऐसे एरिया होते हैं ना जहाँ पे स्वेट वगैरह जाते हैं, ऐसे दो स्किन आपस में टच हो रही होती है, जैसे यहाँ पे है ना, स्किन टच हो रही है यहाँ पे, ऐसी जगहों पे डिजिट्स होते हैं, पैरों के डिजिट्स होते हैं उनके बीच में, तो वहां पे भी ये फंगस क्रिएट, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारे आपके पैरासिटिक हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एसोसिएशन में आते हैं। एसोसिएशन में हम मेनली दो पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं लाइकेन्स। क्या पढ़ते हैं? लाइकेन्स। और दूसरे होते हैं आपके क्या, माइकोराइजा। माइकोराइजा, ठीक है। ये दो एसोसिएशन होते हैं, हम सेपरेटली एक एक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक बार अभी तक थोड़ी सी जो हमने पढ़ा है ना उसका थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या पढ़ा है हमने, एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं हम थोड़ी सी। देखो भाई, फंगस कंसिस्ट यूनिक किंगडम हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, हमने बात की हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल है। चलो एक सेकंड। They show a great diversity in morphology and habitat. You must have seen fungus on a moist bread, food rotten, है ना, ब्रेड वगैरह खराब हो जाती है, बहुत सिंपल चीज है भाई, मॉइस्ट ब्रेड पे भी। अरे कुछ तो गड़बड़ है तो यार, अभी ठीक है। हाँ, मॉइस्ट ब्रेड पे, रोटन फूड्स पे, सड़े गले हुई चीजों पे, ठीक है। ये भी लगभग हर जगह पाए जाते हैं इनको, इसलिए इनको भी क्या बोलते हैं हम, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया को बोला था ना कॉस्मोपॉलिटन, तो इसी तरह इनको भी क्या बोलते हैं हम, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। यीस्ट के बारे में आपको पता होगा, यीस्ट आप पढ़ के आते हो कि भैया ब्रेड एंड बियर मेकिंग में काम आती है ना, बेकर यीस्ट बोलते हैं, है ना, ब्रूअर यीस्ट बोलते हैं अगर बियर बनाने में काम आ रही है तो, ठीक है। ये डिजीज भी क्रिएट करती है, जैसे वीट में कर रही है, रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, है ना। और भी है जैसे, अच्छा ये एंटीबायोटिक में भी काम आती है, हमारे काम की भी जो है एंटीबायोटिक में बनने में काम आई थी, जो पहली एंटीबायोटिक बनी थी ना पेनिसिलियम, उसमें आया था ये फंगस, ठीक है। तो ये हर जगह रहते हैं। ज्यादातर ये कहाँ वो उगना पसंद करते हैं, ये वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे, यानी कि गर्म और नमी वाली जो जगह होता है ना, वहां पे ज्यादातर उगना होता है। नॉर्मली जो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस होते हैं ना, वहीं पे ही आपके
जो फंगस होते हैं वो बहुत इजीली ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, इसी वजह से हम अपने खाने को कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्या कि खराब ना हो, फंगस ना लग जाए। तो अभी तक की सारी बातें हमने जितनी भी की थी वो कर ली, और भी देखो क्या बात करी हमने। देखो, यीस्ट को छोड़ के फंगीज आर क्या होती हैं? फिलामेंटस। फंगस कैसे है? फिलामेंटस, जो हमने बात की। ठीक है, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्ट्रैंडेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द हाइफी। क्या बोलते हैं भैया? हाइफी बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या कहला रहा है हमारे पास? माइसीलियम कहला रहा है। ठीक है, हाइफी कैसे हो सकती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी तो ये क्या कहलाएगी? सिनोसिटिक कंडीशन कहलाएगी। ये बात कर ली हमने। अदर है सेप्टेट क्रॉस वॉल्स, हाइफी क्रॉस वॉल सेप्टा आ जाते हैं ना। ठीक है, तो अच्छा, ये वाली चीज तो आपने देखी ही नहीं। कौन सी? हाँ। हम यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि भैया इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। होती है कि नहीं होती? सेल वॉल। और ये किसकी बनी होती है? पहले भी पढ़ के आते हैं उसको, काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की सेल वॉल होती है इनकी। तो यही बात हमने यहाँ पे देखी है कि भैया क्या है आपकी? काइटिन की और पॉलीसेकेराइड की क्या बनी हुई है? इसमें आपकी सेल वॉल बनी हुई है। ये रही काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की सेल वॉल बनी हुई, मेनली काइटिन बात करते हैं। अब न्यूट्रिशन की बात करें, देखो हेटरोट्रोफिक है। ठीक है, सेप्रोफाइट में हम बात कर ली, सेप्रोफाइट्स होती है, पैरासाइट्स होती हैं ये। ठीक है, ये सिम्बायोन्स भी होते हैं, जो हमने बात की ना सिम्बायोसिस की, तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास का लाइकेन्स एंड माइकोराइजा। ठीक है, लाइकेन्स एंड, एक सेकेंड, माइकेन्स, लाइकेन्स एंड माइकोराइजा। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है भाई। चलो, अब हम थोड़ा सा समझते हैं किसके बारे में? माइकोराइजा और लाइकेन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? लाइकेन्स की बात करते हैं। लाइकेन्स, आई थिंक मैंने यहाँ कुछ गलत लिख दिया। अरे हाँ, नहीं, स्पेलिंग गलत लिख दी है। कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। देखो भाई, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन एल्गी एंड फंगस। एल्गी एंड फंगस। तो देखो, एक तरफ तो हम क्या लिख लेते हैं भाई? हमारे पास क्या है? एल्गी है। और एक तरफ हमारे पास क्या है? फंजाई है। ठीक है, दोनों को मिला के हमारे पास क्या बन रहा है? लाइकेन बन रहा है। और ये इतने एसोसिएटेड रहते हैं कि सिंगल तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ये एसोसिएटेड ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, अब ये जो एल्गी पार्ट है, अच्छा, मेरा ऐसा मतलब मैं जब भी बोलता हूँ ना, मैं जब भी किसी को एल्गी समझाता हूँ, लाइकेन के बारे में समझाता हूँ, तो मैं ऐसे बोलता हूँ भाई, मेरी जो ट्रिक है ना वो यही है कि भाई ये मानो कि लाइकेन में नेचर ने क्या हो रखा है? दो लोगों की शादी करा रखी है। दो लोगों की शादी हो गई है और शादी होने से दोनों मिलके बन गए हैं क्या? लाइकेन। अब इसमें क्या है? जो फंगस है, अब इसमें आप देखो, किसी को भी मेल मान लो और किसी को भी फीमेल मान लो, क्योंकि आज के टाइम पे ये कहोगे कि भाई क्यों ऐसा बोल रहे हो, फीमेल ही खाना बनाएगी ना, वो कंट्रोवर्सी वाली बात हो जाएगी। तो कोई भी मेल मान लो, कोई भी फीमेल मान लो, ये एल्गी जो है, ये वो है जो खाना बनाती है। ठीक है, और फंगस क्या करता है? फंगस इस खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है उनको प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। तो भैया ये तो जो है ना, मार्केट से चीजें खरीद के ला रहा है, और ये उन चीजों से क्या बना रहे हैं? खाना बना रहे हैं, और ये खाना बना के दोनों आपस में मिलके खा ले रहे हैं। हो गई ना शादी? चलो, तो इसी तरह से देखो क्या है,
एल्गी क्या करती है? एल्गी करती है फोटोसिंथेसिस। हमें पता है एल्गी कैसी है, फोटोसिंथेटिक होती है, तो ये फोटोसिंथेसिस करती है, यानी ये खाना बनाएगी। ठीक है, लाइकेन है, उसका जो जो एल्गी का पार्ट है, तो एल्गी का पोर्शन जो है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइकोबायोन्ट। क्या बोलते हैं? फाइकोबायोन्ट। और जो फंगल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं माइकोबायोन। ठीक है, तो एक तरफ तो हमारे पास क्या आ गया आपका? एल्गल पार्ट आ गया, एक तरफ आ गया फंगल पार्ट। माइक्रोबायोन्ट क्या करेगा? ये क्या करता है ये, क्योंकि देखो, जैसे ऐसे समझो, ये है माइसीलियम फंगस का, ठीक है, और इसके ऊपर आपके ये है क्या? एल्गी। ये क्या हो गई? एल्गी होगी। ठीक है, तो फंगल पार्ट क्या कर रहा है? क्योंकि इसका देखो सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ये हेल्प करता है किसमें? एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन में हेल्प कौन कर रहा है? आपका फंगल पार्ट कर रहा है। और उसके बाद ये जो एल्गी है वो क्या कर रही है? आपकी फोटोसिंथेसिस। एल्गी क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस। और दोनों मिलके फिर आपस में खाना बांट ले रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है, अब देखो, एक जो खास बात लाइकेन के बारे में की जाती है वो क्या होती है? वो ये होती है कि भैया लाइकेन्स आर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। यानी कि जहां पे भी, जिस भी एरिया में पॉल्यूशन हो गया ना, किसी भी तरह का थोड़ा बहुत भी पॉल्यूशन हो गया, वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगी। तो अगर कहीं पे लाइकेन ग्रो कर रही है, इट मीन्स आप ये समझ सकते हो कि इस इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्या है? नहीं है। तो ये बहुत अच्छी पोल्यूशन इंडिकेटर्स होती है। हम ये लिख सकते हैं कि एट पोल की पोल्यूशन वाली जगह पे क्या होता है? लाइकेन ग्रो नहीं करती। इतना ही है, इसमें क्या लिखना, सिंपल सी चीजें हैं। तो ये लाइकेन के बारे में सारी बातें कर ली थी। लास्ट में आता है देखो, लाइकेन का टॉपिक ना आपका थोड़ा सा लास्ट में, जब इस चैप्टर के हम एंड में जाते हैं ना, जब वायरस पढ़ लेते हैं, वायरॉइड पढ़ लेते हैं, उसके पहले थोड़ा सा क्या आता है आपका? लाइकेन के बारे में थोड़ी जानकारी आती है। अरे, ये गलत लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, छोड़ना, इधर देखो, ये है लाइकेन। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। फाइकोबायोन्ट जो कंटेंट है वो किसका है भैया? एल्गल का है। और जो फंगल कंपोनेंट है वो कौन सा है? माइकोबायोन्ट है। ठीक है, हेट्रोट्रोफिक है रेस्पेक्टिवली। एल्गी प्रिपेयर फूड, एल्गी खाना बना रही है फंगल फॉर फंगस, एंड फंगस क्या कर रही है? शेल्टर दे रही है, एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रही है? ये वाटर का क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर रही है एज ए पार्टनर। तो हो गई ना भाई दोनों की पहली शादी। तो नेचर में जो पहली शादी है वो किसकी है भाई? लाइकेन की है, याद रखना। तो क्लोज एसोसिएशन, एक जैसे दिखते हैं, है ना, एक, ये ऐसा नहीं होता कि भाई दो अलग अलग है, हम दोनों मिलके एक बन के रहते हैं, कुछ इस तरह से रहते हैं ना। ये बहुत अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं। तो ये सारी आपकी लाइकेंस की बात हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। क्लियर है बात? चलो, तो ये आखिरी में था, तो हमने अभी इसको पढ़ लिया यहीं की यहीं एसोसिएशन के साथ में। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, किसको पढ़ते हैं? हमारा कहाँ गया? हाँ, यहाँ।
ये तो हो गया भाई एल्गी की बात। अब हम थोड़ा सा किसकी बात करते हैं, थोड़ा सा माइकोराइजा की बात करते हैं। किसकी? माइकोराइजा। होता क्या है इसमें, एल्गी एसोसिएट रहती है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के साथ क्या रहती है, आपके एसोसिएशन में रहती है। देखो ऐसे समझो कि ना, ये ऐसे मानो रूट्स हैं, हायर प्लांट्स की रूट्स हैं, है ना, और यहाँ से ऐसे प्लांट्स जा रहे हैं। ठीक है। अब एल्गी क्या करेगी, एल्गी इन रूट्स के चारों तरफ यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। ओ सॉरी, एल्गी क्यों बोल रहा हूँ मैं, फंगस। फंगस आ रही है ना एसोसिएशन में, तो फंगस ये रूट्स के चारों तरफ क्या हो गई आपके, ऐसे जमा हो गई। ठीक है। अब इससे होगा क्या, होगा ये कि भाई ये जो एल्गल पार्ट है ये एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज कर देगा। मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, और लिख लेना यहाँ पे वाटर। ठीक है। तो एल्गी ने क्या किया, रूट्स के चारों तरफ जमा हो गए और उन्होंने रूट्स के लिए मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का, इनके एब्जॉर्प्शन करने का क्या हो गया, एरिया बढ़ा दिया। तो अब प्लांट्स को बहुत अच्छे से क्या मिल रही है, वाटर मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। और बदले में क्या हो रहा है भैया, प्लांट का जो भी पार्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसके बाद जो इस रूट्स में खाना आ रहा है उसको ये किसके साथ बांट ले रहे हैं, ये एक प्लांट ये किसके साथ बांट ले रहे हैं, ये खाना फंगस के साथ बांट ले रहे हैं। तो इसमें इसका भी फायदा हो गया और इसका भी फायदा हो गया, दोनों के अंदर विन विन है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये हो गया आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको हम म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। तो ये है गया आपका माइकोराइजा भी कंप्लीट। ठीक है, माइकोराइजा के बारे में इतनी डिटेल नहीं है बट यही होता। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पे एक और टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो कुछ कि भैया इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात हम थोड़ी सी और कर लेते हैं। कैसे? कहाँ पे है, कहाँ पे है, इसी के बात कर लेते हैं। चलो। हाँ, देखो भाई, रिप्रोडक्शन समझते हैं हम फंगस में। तीनों तरीके हैं, वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो इनमें जो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, देखो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये मेनली किस किस के थ्रू होता है, ये मेनली होता है, देखो वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं, जो सेक्सुअल पार्ट के अलावा जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। अगर उन पार्ट्स में से हो रहा है, उन पार्ट्स के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उनको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसमें आ जाता है आपका क्या, फिजन। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़े कर दिए, टुकड़े करके कहीं भी डाल दिया तो वहां पे क्या है, नया फंगस ग्रो हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आ जाता है आपका क्या, बडिंग। पढ़ते हो ना, बडिंग इन हाइड्रा, बडिंग इन यीस्ट, तो यीस्ट के अंदर बडिंग हो रही थी, क्या हो गया आपका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो आते हैं वो होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके कोनिडिया स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू इनके अंदर क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कोनिडिया। ठीक है। और हम बात करें तो जू स्पोर्स। ठीक है। और होते हैं आपके एप्लेनो स्पोर्स। तो ये सब क्या होते हैं? वो स्पोर्स हैं जिनके थ्रू इनके अंदर क्या होता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर, तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी इनमें क्या होते हैं? कुछ स्पोर्स पाए जाते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स बोलते हैं उनको। जैसे कि आपके एग्जांपल आ जाते हैं ऊ स्पोर्स, बैसिडियो स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। तो ये सब एग्जांपल हो गए आपके क्या? सेक्सुअल स्पोर्स के। ठीक है। तो ये तो नॉर्मली हमने बात की है स्पोर्स की, कि कौन कौन से स्पोर बन रहे हैं यहाँ पे। तो कोनिडिया, जू स्पोर्स, एप्लेनो स्पोर्स, तो ये तो सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी एसेक्सुअल स्पोर्स हो गए। ऊ स्पोर्स, बेसिडियो स्पोर्स एंड एस्को स्पोर्स, ये सब आपके क्या हो गए? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाले स्पोर्स हो गए। अब यहाँ पे ना कुछ स्पेशल एक थोड़ी सी चीज है, वो हम देख लेते हैं। क्या? कि भाई ये मानो कि ये एक हाइफे है, एक सिंगल हाइफे है, और ये है ऐसा दूसरा हाइफा। ठीक है, हाइफा दोनों है। ठीक है। दो हाइफा का क्या होता है? फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन होता है। अब देखो, ये भी कैसा होता है? ये होता है हैप्लॉइड। ये भी कैसा होता है? हैप्लॉइड। और ये भी कैसा है? हैप्लॉइड। अब जब इनका फ्यूजन होगा, और फ्यूजन भी कैसा होता है? ऐसा नहीं होता कि मतलब दोनों हाइफन है एक दूसरे से क्या होने चाहिए? कंपेटेबल होने चाहिए, तब जाके इनका फ्यूजन होता है। तो जब इनका फ्यूजन होता है ना, तो मान लो इनका जैसे फ्यूजन हो गया, तो सबसे पहले क्या होता है कि भाई जो दोनों हाइफा फ्यूज होते हैं, तो सबसे पहले इनके प्रोटोप्लाज्म जितने होते हैं ना, वो फ्यूज होते हैं। न्यूक्लियस दोनों ऐसे अलग अलग रहते हैं, इस तरह से। तो इनका जो अंदर का कंटेंट था, जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट था, जो भी इनका प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट था, वो सारा तो क्या हो गया आपका? फ्यूज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? वो सारा आपका प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट फ्यूज हो गया। जब प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट फ्यूज हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुए हैं, तो सिर्फ प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट फ्यूज हो रहा है, तो इस कंडीशन को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। कुछ कुछ फंगस जैसे बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज, ये क्या है? फंगस के क्लास जो आगे डिविजन्स है वो हम पढ़ेंगे अभी। तो बेसिडियोमाइसिटीज एंड एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं ना, उनके अंदर इस स्टेज पे ये कुछ टाइम के लिए रुकता है ना। तो इस स्टेज को स्पेसिफिक, जहां पे दो न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज। क्या? डाइकैरियोटिक फेज कह लो इसको। क्या बोलते हैं? डाइकैरियोटिक फेज। या फिर आप क्या कह सकते हैं इसको? डाइकैरियोन भी कह सकते हैं। डाइकैरियोन। ठीक है। अब देखो, डाइकैरियोन क्यों बोल रहे हैं? डाई मतलब दो है, बहुत सिंपल सा नाम तोड़ लो। कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, डाई मतलब दो। जब दो न्यूक्लियस आ रहे हैं, तो उस फेज को हमने क्या बोल दिया? डाइकैरियोन। अब जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, जब दोनों न्यूक्लियस
फ्यूज हो जाएंगे तो हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी जो कैसी आएगी आपकी 2n कंडीशन, और इनके फ्यूजन को बोला जाता है क्या, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी, ठीक है, कैरियोगेमी। अब ये कंडीशन होगी कैसी, 2n, कैसी कंडीशन हो गई, 2n, हो गई कि नहीं होगी। अब इस 2n कंडीशन में डिविजन्स होंगे, कौन से डिवीजन होंगे, माइटोसिस, कौन से, माइटोसिस। और माइटोसिस होके इसमें क्या बन जाएंगे आपके, क्या बन जाएगी, ये फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएंगी, क्या बन जाएगी, फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी, फ्रूटिंग बॉडी। और ये फ्रूटिंग बॉडीज पे मियोसिस के थ्रू, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम होता है किसका, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि भैया एक हाइफी है दूसरा हाइफी, दोनों कंपेटेबल होने चाहिए एक दूसरे से, दोनों के पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, उसके बाद जो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होकर न्यूक्लियस अलग अलग रहते हैं उस स्टेज को बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज या फिर डाइकैरियोन बोलते हैं। उसके बाद कैरियोगेमी होती है, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, 2n कंडीशन आ जाती है। उसके बाद माइटोसिस होकर क्या बनती है, फ्रूटिंग बॉडी बनती है। यानी फ्रूटिंग बॉडी कैसी बन रही है आपकी, डिप्लॉइड बन रही है, फ्रूटिंग बॉडी कैसे बन रही है, डिप्लॉइड बन रही है। उसके बाद आपके म्यूसिस होगा, क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। स्पोर्स कैसे बनेंगे आपके, हैप्लॉइड बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके सारे कंडीशंस हैं। अब हम थोड़ा सा आपके पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया गया है रिप्रोडक्शन के बारे में। देखो, वेजिटेटिव मीन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, वेजिटेटिव मीन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, फ्रेगमेंटेशन आ जाता है। हाँ, क्या आ जाता है, फ्रेगमेंटेशन आ जाता है, फिजन आ जाता है, बडिंग आ जाता है, जो हमने बात कर ली। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स हमारे पास कोनिडिया, स्पोरेंजिया स्पोर्स और जू स्पोर्स होते हैं, या फिर एप्लेनो स्पोर्स। ठीक है, ये हमने बात कर ली। उसके बाद सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं, ऊ स्पोर्स है, एस्को स्पोर्स है, बेसिडियो स्पोर्स है, ये भी हमने बात कर ली। तो अलग अलग स्पोर्स कहाँ पे बन रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडीज में। ये स्पोर्स बनते कहाँ पे, फ्रूटिंग बॉडीज में, जो हमने बात की। ठीक है, सेक्सुअल साइकिल में क्या इन्वॉल्व होता है, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, चाहे 2 मोटाइल गैमिट्स हो चाहे 2 नॉन मेटाइल गैमिट्स हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। और प्लाज्मोगेमी बोलते हैं, उसके बाद क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। पहले प्लाज्मोगेमी हो गया और फिर क्या हो गया आपका, कैरियोगेमी। यही तो हमने किया था यहाँ पे, देखो पहले प्लाज्मोगेमी क्या थे जिसमें ये क्या होते हैं आपके, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया। उसके बाद हमने की कैरियोगेमी जहाँ पे न्यूक्लियस फ्यूजन हो गया। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, उसके बाद रिजल्ट ही उसके बाद क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाएगा, फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, फिर उसमें डिवीजन जो बनेगा उसके अंदर जाइगोट बनेगा। देन उसके बाद उसमें क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। तो ये चीज याद रखनी है हमको। अच्छा, अभी जो हम बात कर रही थी ना लास्ट में, उसको भी देख लेते हैं। कुछ फंगस में क्या होता है, जो 2 हैप्लॉइड हाइफी होते हैं, जो वो जब फ्यूज होते हैं, कंपेटेबल कंपेटेबल मीटिंग, देखो ये रही जो हमने अभी जो डायग्राम बनाया था ना, वो यहाँ पे है कि 2 हैप्लॉइड हाइफी है, उनकी कंपेटेबल मैटिंग हुई है ना, तो क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। लेकिन कुछ में, जैसे कि हमने बात की एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, क्या होती है, डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, डाइकैरियोटिक फेज आती है, और उसके बाद उसमें डिवीजन होते हैं जिससे क्या बनती है, फ्रूटिंग बॉडीज बनती है। और उसके बाद आपकी फ्रूटिंग बॉडीज में डिवीजन होकर आपके क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये सारी बातें हमने इसमें देख ली है, बाकी तो और कुछ नहीं है। हाँ, अब देखो बेसिस ऑफ डिवीजन कि फंगस को किन किन बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ फंगस, किंगडम फंगस। तो पहली चीज है मॉर्फोलॉजी ऑफ द हाइफी, कि माइसीलियम, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, सेप्टेट है, ब्रांच्ड है, एसेप्टेट है, अनब्रांच्ड है, कैसा है उसके हिसाब से। दूसरी चीज है स्पोर्स कैसे बन रहे हैं, सेक्सुअल स्पोर बन रहे हैं, सेक्सुअल स्पोर बन रहे हैं, कौन कौन से स्पोर बन रहे हैं उसके हिसाब से। और तीसरी चीज है आपकी फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज कौन सी है,
बेसिडियोकार्प है, एस्कोकार्प है, वो कौन सी फ्रूटिंग बॉडीज है, उसके बेसिस पे आपके जो डिवीजन है जो आपके किसके फंगस के, वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कुछ खास तो इसमें है नहीं, हम जो सारी बातें कर चुके हैं ना उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। अब इसमें क्या होती है, चार चीजें, चार डिविजन हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? एक तो होती है आपकी फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। दूसरी आएगी आपकी कौन सी? एस्कोमाइसिटीज। तीसरी आती है आपकी बेसिडियोमाइसिटीज। और चौथी एंड फाइनल आती है आपके पास ड्यूटेरोमाइसिटीज। कुछ चीजें हम देखते हैं, बाकी ज्यादातर चीजें तो हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, अभी तक वही सारी चीजें रिपीट होंगी। कैसे? देखो भाई, हाँ भाई, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर नॉर्मली एक्वाटिक हैबिटाट्स में पाए जाते हैं, डिकेइंग वुड्स में। मेन जो हमें इसमें याद रखने वाली चीज है वो ये है कि ये कैसे होते हैं, ये ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि ये डिजीज क्रिएट कर रहे होंगे। ये क्या क्रिएट कर रहे होंगे? डिजीज क्रिएट कर रहे होंगे, यानी ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट्स के। ठीक है, तो पहली चीज हमें ध्यान रखनी की ओब्लिगेट पैरासाइट है एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। हाइफी इनका माइसीलियम कैसा है? एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। अब जो याद करने वाली चीज है जो हमने यहाँ लिखा है वो ये है कि भैया यहाँ पे ना माइसीलियम कैसा है? एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब में इजीली याद हो जाएगा। बाकी सब में जो हाइफी है वो कैसा है? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। सेप्टेट एंड ब्रांच, तो यहां पे भी सेम है, यहां से भी सेम है। सेप्टेट एंड ब्रांच, सेप्टेट एंड ब्रांच, सेप्टेट एंड ब्रांच। क्लियर है? मेन अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है, ये हम दो बातें अभी तक इनके बारे में कर चुके हैं, और हम देख लेते हैं एक एक चीज करके, पूरा एक आपका मैप बन जाएगा इससे। स्पोर्स कौन से? एप्लानोस्पोर्स। इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एप्लानोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। तो जूस्पोर्स, क्योंकि देखो जू मतलब एनिमल, जू मतलब क्या होता है? एनिमल रिलेटेड होती हैं। तो ये क्या होंगे? मोटाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं आपके? मोटाइल होते हैं जूस्पोर्स। और जो एप्लानोस्पोर्स है ये कैसे आपके पास? नॉन मोटाइल है। ठीक है, एप्लानोस्पोर्स जो है वो एंडोजीनियसली बन रहे होंगे स्पोरेंजियम में। ठीक है, और जो जाइगोस्पोर है इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, द गैमेट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अब दो चीजें हम जो अभी तक देखो अपनी बहुत सारी लाइनें हो गई, ये चीजें अपने को समझ में नहीं आई है ना, कि क्या लिख रखा है ये एनएसगेमेस, ये क्या वो नहीं पता होता क्या है। देखो यही समझ लेते हैं थोड़ा सा साइड में। अगर दो मोटाइल जू स्पोर क्या है हमारे पास? मोटाइल स्पोर है। ठीक है, और एप्लेनोस्पोर ये क्या है आपके? नॉन मोटाइल। ठीक है, ये दो चीजें बात आ गई। इसके बाद आ गई बात आई कि ये स्पोर्स कैसे होते हैं? एंडोजीनियसली। अब ये एक नया नाम आ गया कि भाई ये एंडोजीनियसली होता है। तो देखो इसको याद बहुत सिंपल तरीका रहता है कि जितने भी स्पोर्स हम पढ़ेंगे इसमें, एप्लेनोस्पोर्स, कोनिडिया, जू स्पोर्स, ऊ स्पोर्स, एस्को एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, कोई से भी जिनकी शुरुआत ए से हो रही है,
जिन भी स्पोर्स की शुरुआत ए से हो रही है वो सारे कैसे होंगे, वो एंडोजीनियसली होंगे। और एंडोजीनियसली का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मान लो आपकी है फ्रूटिंग बॉडी, ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी, इसके अंदर क्या है, ये स्पोरेंजियम, ये क्या है, स्पोरेंजियम। अब अगर इन स्पोरेंजियम के अंदर, इन स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं तब तो आपके क्या है, एंडोजीनियसली है, सिंपल, ठीक है। और अगर इनके बाहर, इन स्पोरेंजियम के बाहर यहां पे बन रहे हैं तो क्या है आपके, एक्सोजीनियसली। क्लियर है कि भैया अगर इन स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं इसको, एंडोजीनियसली, और इसके बाहर बन रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं हम इनको, एक्सोजीनियस। ठीक है, तो यही वाली बात हो गई। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो दो, अगर फ्यूजन हो रहा है, दो गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है, दो स्पोर्स का फ्यूजन हो रहा है, अगर दोनों सेम है तो, अगर देखो यहाँ पे बात हो रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, तो अगर दोनों गैमेट सेम गैमेट हैं तो हम इसको बोलते हैं आइसोगैमस कंडीशन। क्या बोलते हैं, आइसोगैमस कंडीशन। और जो जाइगोट बनता है उसको हम बोलते हैं जाइगोस्पोर। क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर। अच्छा, जाइगोस्पोर तो तीनों ही केस में बोलेंगे। यहाँ अगला केस क्या होगा कि दोनों गैमेट्स क्या हैं, एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से डिफरेंट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एनाइसोगेमस, एनाइसोगेमस। ठीक है। और अगर इनमें ऐसा है कि भैया जो फीमेल है वो बहुत ही बड़ी, फीमेल जो गैमेट है वो बहुत ही बड़ा है और नॉन मोटाइल है, यानी फीमेल गैमेट कैसा है, नॉन मोटाइल, एंड साइज काफी बड़ा है, लार्ज साइज, और जो मेल गैमेट है वो बहुत ही छोटा है और बहुत, और मोटाइल है, मोटाइल है, तब हम इस कंडीशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊगैमस कंडीशन। क्या बोलते हैं, ऊगैमस कंडीशन। तीनों ही कंडीशनों में आपके क्या बनेंगे, जाइगोस्पोर बनेंगे। तो हमारे पास आइसोगेमस कंडीशन आ जाती है, हमारे पास ऊगेमस कंडीशन है एंड एनाइसोगेमस कंडीशन है। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। और इसके एग्जाम्पल्स जो आपको याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं, दे तीन ही दिए हुए हैं, तीनों में तीन तीन हैं, म्यूकर, राइजोपस जो ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड को खराब करती है वो, एंड एल्बुगो। एल्बुगो की हमने पहले भी बात की है, जो पैरासिटिक फंगस है उन मस्टर्ड, मस्टर्ड में बीमारी क्रिएट करती है एल्बुगो। ठीक है, तो ये बात तो हम पहले भी कर चुके, क्लियर है ना। चलो, तो हमने इसमें क्या क्या देख लिया कि भैया इसके अंदर स्पोर्स कौन से हैं आपके पास, या तो आपके पास स्पोर्स हैं कौन से, जाइगोस्पोर्स है, सॉरी जाइगोस्पोर क्यों बोल रहा हूँ मैं, जू स्पोर्स है, जू स्पोर्स है क्या इसमें, हमने जू स्पोर्स पढ़े हैं? हाँ है तो सही यार। चल, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, और या फिर इसमें है क्या, एप्लेनोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स। ठीक है, तो एप्लेनोस्पोर्स हमें पता है ये कैसे होते हैं, ये एंडोजीनियसली ग्रो करते हैं, कैसे, एंडोजीनियसली, एंडोजीनियसली। और हमने क्या बात की कि भैया इनके अंदर तीन कंडीशन हो सकती है, क्या, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, या फिर कौन सी, ऊगेमस। ये तीन कंडीशन इनके अंदर थी। और एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं क्या, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्बुगो। तो ये हमारे पास फाइव कॉमन सिटीज क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जो कि हमारा क्या है,
एस्कोमाइसिटीज। क्या है आपका? एस्कोमाइसिटीज। देखो थोड़ी सी इनकी बातें कर लेते हैं एस्कोमाइसिटीज की। तो एस्कोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है सैक फंजाई। क्या बोलते हैं? सैक फंजाई, है ना। तो एस को ये एस को इधर भेज दो, हो गया ना सैक। तो मिलता जुलता ही हो जाता है सैक। अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी एक तो याद हो ही जाएगा कि भैया सैक से क्या बनता है? सैक्रोमाइसिस, यानी कि यीस्ट आती है इसमें, आती है कि नहीं, है ना, यीस्ट आती है इसमें। अच्छा, ये ना गोबर पे, काऊ डंग पे, या फिर कोई भी बेफेलो वगैरह क्योंकि डंग पे ग्रो करते हैं, जो गोबर पे ग्रो करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रो ऑन डंग। तो इसको बोलते हैं कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस है कॉर्पोफिलस? कॉर्पोफिलस होगा ना। हाँ देखो ये रहा कोप्रोफिलस कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है हमारे पास? कोप्रोफिलस कंडीशन। अरे फाइकोमाइसिटीज क्यों हो रहा है? कोप्रोफिलस का मतलब है ग्रो ऑन डंग। अच्छा, इनके अंदर ना क्या होता है भाई, देख इस चीज को ध्यान से सुनना। इनके अंदर एक स्पेशल माइसीलियम होता है, एक मॉडिफाइड माइसीलियम होता है जिसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। इस माइसीलियम को, जो स्पेशल मॉडिफाइड माइसीलियम होता है ना, इसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। फोरन। और इस स्पेशल माइसीलियम के ऊपर क्या लगते हैं? कोनिडियोस्पोर्स लगते हैं। इस तरह से, ठीक है। तो ये जो स्पेशल माइसीलियम है इसको बोला जाता है कोनिडियोफोर। क्या बोलते हैं? कोनिडियो। और ये क्या है? आपके गैमेट्स हैं कोनिडिया। ठीक है। तो ये हमें दिख रहे हैं कैसे, कहाँ बन रहे हैं? एक्सोजीनियसली। तो इसमें कोनिडिया कहाँ बनेंगे? कोनिडिया स्पोर्स हैं, और कहाँ बनेंगे? एक्सोजीनियसली। ठीक है, हमें क्लियर दिख रहे हैं। चलो, और हमने एक बात तो कर ही ली थी कि भैया ये कैसे होते हैं? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। सेप्टेट एंड ब्रांच, ये तो हमने सबसे पहले ही बात कर ली थी, है ना। चलो अब हम इसको थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं एस्कोमाइसिटीज की। सैक फंगस बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, इनको हम कोप्रोफिलस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि काउ डंग के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है। एक्सोजीनियसली बनते हैं, माइसीलियम ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है। ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं? कोनिडिया होते हैं, एक्सोजीनियसली बनते हैं। स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड द कोनिडियोफोर, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है। प्रोड्यूस और कोनिडियो जो है वो जर्मिनेट होके क्या बनाता है? माइसीलियम बनाते हैं। अच्छा, सेक्सुअल स्पोर्स इनके अंदर कौन से होते हैं? एस्को स्पोर्स होते हैं। देखो सेक्सुअल स्पोर्स की अगर हम बात करें इनमें, तो कैसे होता है? ये मानो कि भैया ये क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। एस्कोमाइसिटीज की क्या है ये? फ्रूटिंग बॉडी। अब देखो इसका नाम क्या है? इसका नाम बनाना आसान है। कैसे आसान है? कि जहां पे देखो फ्रूट के लिए ना एक वर्ड होता है फिक्स, उसको हम यूज लेते हैं ज्यादातर, जैसे कार्प, जैसे पार्थेनोकार्पी, यानी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो कार्प का मतलब क्या होता है? वो हमेशा फ्रूट से रिलेटेड होता है ना। पेरिकार्प, है ना, यानी फ्रूट की जो कवरिंग होती है ना वो। तो कार्प जहां जहां पे आएगा वहां पे मतलब फ्रूट से रिलेटेड आएगा। तो फ्रूटिंग बॉडीज, नाम इसमें भी आ रहा है फ्रूटिंग बॉडीज।
ठीक है, तो कार्प तो फ्रूटिंग बॉडी से आ गया, और क्योंकि ये एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी है तो क्या उस फ्रूटिंग बॉडीज का नाम क्या हो जाएगा, एस्कोकार्प हो जाएगा, एस्कोकार्प। ठीक है भाई, चलो अब इस एस्कोकार्प के अंदर क्या बन रहे हैं, आपके स्पोरेंजियम बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, इसको स्पोरेंजियम बन रहे हैं। अब एस्कोकार्प के अंदर बन रहे हैं तो इसके स्पोरेंजियम का नाम भी क्या हो जाएगा, एस्कस। और सिंगुलर में एस्कस, प्लूरल में बात करें तो एस्काई, एस्की। ठीक है, और इन एस के अंदर, इनके अंदर, अब क्योंकि मैंने ये बात की थी ना कि ए से अगर नाम स्टार्ट हो रहा है तो स्पोर्स कैसे बनेंगे, एंडोजीनियसली। तो इनके अंदर बनेंगे आपके पास, क्या बनेंगे आपके, एस्कोस्पोर्स। अंदर क्या बनेंगे आपके, एस्कोस्पोर्स। क्लियर है बात, कि भैया एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर एस्कस स्पोरेंजियम के अंदर एस्कोस्पोर्स नाम के एंडोजीनियसली सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं। क्लियर है बात। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी की लाइन को, देखो क्या कहते हैं कि एस्कोस्पोर्स कहां पे बन रहे हैं, एंडोजीनियसली बन रहे हैं, एक सैक लाइक, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्की, या फिर सिंगुलर में एस्कस बोलते हैं। एस्की कहां पे होते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज पे, जिनको हम क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प बोलते हैं। तो यही बात होगी सारी, क्या ये सारी बातें क्लियर है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो गए, एस्परजिलस इसका एग्जाम्पल है, क्लेविसेप्स इसका एग्जाम्पल है, और न्यूरोस्पोरा। अब ये देखो, न्यूरो जो स्पोरा है ना, न्यूरो जो स्पोरा है आपका, इसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई देखो ड्रोसोफिला जो है ना, वो जो जेनेटिक जितने काम होते हैं, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनमें ड्रोसोफिला का बहुत यूज आता है। मतलब हद मार के ड्रोसोफिला, जहां दिक्कत है वहां ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। इसी तरह न्यूरोस्पोरा को भी बहुत एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए, मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए यूज लिया जाता है न्यूरोस्पोरा को भी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। देखो ये रहा, एक्सटेंसिवली इन द बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क, इनके जेनेटिकल वर्क में न्यूरोस्पोरा को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज लिया जाता है। ठीक है, अच्छा इनमें से कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे एस्कोस्पोर्स होते हैं, एस्कोमाइसिटीज होते हैं जो खाते भी हैं हम लोग, मोरेल्स एंड ट्रफल्स। ट्रफल्स पेस्ट्रीज आती है ना, काफी अच्छी आती हैं। एडिबल्स होते हैं, ये डेलिकेसीज होते हैं, एडिबल्स होते हैं, खाने लायक होते हैं ये, तो खाया भी जाता है इनको। तो ये सब चीजें हमारे पास क्या हो गई, आपकी एस्कोमाइसिटीज के बारे में सारी बातें हमने क्लियर कर ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं किसको, कि भाई बेसिडियोमाइसिटीज को। चलो हाँ भाई क्या क्या मेन चीजें होंगी, कॉमन मशरूम, ब्रैकेट फंगस, पफ बॉल्स, है ना, ऐसे पफ बॉल्स होती है फुली फुली उस तरह की, ब्रैकेट फंगस जो स्टेम पे लगी होती है, ऐसे बिल्कुल बाहर निकली हुई ब्रैकेट फंगस, मशरूम तो जानते ही हो, ये सब इसका एग्जाम्पल है। सॉइल पे, है ना, ऑन लॉग्स, ट्री स्टम्प्स, जो टूटी फूटी लकड़ियां होती हैं उनकी डालियां, उन पे, है ना, प्लांट बॉडीज पे पैरासाइट भी काम करते हैं, जैसे रस्ट एंड स्मट का जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, कौन सा, पक्सीनिया पढ़ा था ना, पक्सीनिया। ठीक है, माइसीलियम की बात की, मैंने कहा भैया माइसीलियम तो हमेशा कैसा रहेगा, ब्रांच एंड सेप्टेट रहेगा। तो ये सारी बातें वही है जो रिपीट हो रही है, जो हम पढ़ चुके हैं ना एक बार, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, उसी को रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। एसेक्सुअल स्पोर जनरली फाउंड बट वेजिटेटिव, देखो इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है, जनरली नहीं होते इनके अंदर, एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते। लेकिन वेजिटेटिव प्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। एक वो लो, मशरूम लो, उसके टुकड़े टुकड़े करो, ह्यूमिड और डार्क डम प्लेसेस पे उसको डाल दो, थोड़ी सी वार्म प्लेसेस पे डाल दो, वहां जहां जहां टुकड़े गिरोगे वहां पे नए मशरूम उग जाएंगे। ये क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इनके अंदर वेजिटेटिव प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, प्लाज्मोगेमी होती है। याद है प्लाज्मोगेमी क्या था, एक दो हाइफी, कंपेटेबल हाइफी आपस में जुड़ रहे थे, पहले उनके क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा था, और फिर प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन के बाद एक डाइकैरियोन स्टेज बन रही थी। ये सारी बातें हमने बात की थी। ठीक है, दो वेजिटेटिव होते हैं सोमेटिक सेल्स, जिनके अलग अलग स्ट्रेन हो, अलग अलग स्ट्रेन मतलब जो हम बात की थी ना, कंपेटेबल वाली बात की थी वो वाली।
ठीक है। डाइकैरियोटिक स्टेज जिसमें बनती है डाइकैरियोन वाली, जो हमने बात कर ली है। अच्छा, इसमें भी सेम उसी तरह से होता है, किसी की तरह आगे वाले जो हमने अभी एस्कोमाइसिटीज की बात की थी ना, उस तरह से। फ्रूटिंग बॉडीज, अब भाई बेसिडियोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी है तो नाम क्या होगा? बेसिडियोकार्प। सिंपल। अब इसके अंदर अगर स्पोरेंजियम होंगे तो इनका क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? क्या होगा? बेसिडिया, है ना। और अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे स्पोर्स बन रहे हैं तो कौन से बन रहे हैं? बेसिडियो स्पोर्स। अब ये नाम ए से तो शुरू हो नहीं रहा, यानी कि ये स्पोर्स कैसे बनेंगे? एक्सोजीनियसली, यानी कि इन स्पोरेंजियम के बाहर बनेंगे ये, इन स्पोरेंजियम के बाहर बनेंगे ये। तो ये क्या हो गए आपके? बेसिडियो स्पोर्स हो गए। तो क्या ये उसी तरह की बातें नहीं होगी कि सारी बातें हो गई कि नहीं होगी भाई? ठीक है, अब पढ़ लेते हैं एक बार एनसीईआरटी में वही चीज, सारी बातें कर रखी है कि नहीं कर रखी है, देखो। डाइक बेसिडियम कैरियोगेमी, उसके बाद बन जा रहा है क्या? बेसिडियो स्पोर्स बन रहे हैं कितने? 4। बेसिडियो कितने स्पोर्स कितने बन रहे हैं आपके? 4 बन रहे हैं। ठीक है। बेसिडियो स्पोर्स कहाँ पे बनेंगे आपके? एक्सोजीनियसली। कहाँ पे बनेंगे? एक्सोजीनियसली। बेसिडियम के अंदर जो है ना, बेसिडिया, मैंने बेसिडिया लिखा था ना यहाँ पे, देखो ये रहा। बेसिडिया, तो इसको हम क्या, ये प्लूरल फॉर्म में क्या आ जाएगा आपका? बेसिडियम, है ना। तो बेसिडियम के अंदर आपके क्या बन रहे हैं? बेसिडियो स्पोर्स बन रहे हैं, और उसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रूटिंग बॉडी, उसको हम क्या बोल रहे हैं? बेसिडियो कार्प बोल रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल, एगेरिकस कॉमन मशरूम होते हैं, उस्टिल्गो स्मट फंगस है, और पक्सीनिया जो आपके वाइट रस्ट डिजीज करती है किसके अंदर? मस्टर्ड के अंदर, जो वो क्या होगी? पक्सीनिया। तो 3 इसके हो गए एग्जाम्पल। तो इसमें हमने ज्यादातर बातें हम पढ़ चुके थे, वही सारी बातें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और हमारी अगली जो है फाइनल जो है वो कौन सी? ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखो भाई, एक चीज समझो, जो ये ड्यूटेरो है, ये पहली चीज तो मेनली मोस्टली ये क्या होते हैं? ये डिकम्पोजर्स होते हैं। डीई से यहां से आ जाएगा डिकम्पोजर्स। ये कैसे होते हैं? ये भी सेप्टेट होते हैं एंड ब्रांच्ड होते हैं। वही बात है सारी। ठीक है। उसके बाद इनके अंदर ना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली फेज होती है, ये पूरी तरह एब्सेंट होती है। इसीलिए इसको इनको इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंगस बोल, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ना पूरा का पूरा कंप्लीटली एब्सेंट होता है। लेकिन ऐसा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जिस दिन यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गई इनके अंदर, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर जिस दिन क्या क्या मिल गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल गया, तो उसी दिन इनको किसी न किसी, या तो बेसिडियोमाइसिटीज में या एस्कोमाइसिटीज में इनके अंडर डाल दिया जाएगा। ये आपके लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, देखो। पहली बात, इनको हम इम्परफेक्ट फंगस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही होती हैं इनमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, सेक्सुअल फॉर्म क्या होती है? एब्सेंट होती है, जो अब तक मिली नहीं है, डिस्कवर नहीं हुई है। लेकिन अगर ये डिस्कवर हो गई तो इनको मूव कर दिया जाएगा कोई सी भी जो सही इनकी क्लास होगी उसके अंदर, अकॉर्डिंग टू देयर करेक्टर्स के हिसाब से। या तो इनको डाल दिया जाएगा क्या कहते हैं आपके बेसिडियोमाइसिटीज में, या डाल दिया जाएगा आपके एस्कोमाइसिटीज में। तो या तो बेसिडियोमाइक एस्कोमाइसिटीज में डाल दिया जाएगा, या फिर आप में डाल दिया जाएगा किसके अंदर? बेसिडियोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज
जो है ये आपके मेनली डिकम्पोजर्स होते हैं, ये हमने बात की, ठीक है। सेप्टेट एंड ब्रांच इनका माइसीलियम होता है, ये भी हमने बात की, ठीक है। ये अब देखो डिकम्पोजर्स हैं, इट मींस ये मिनरल साइकिल में हेल्प कर रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है सर। डिकम्पोजर्स है तो मिनरल साइकिल तो करेंगे ही, जो नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, वो सब चलाने का काम तो करेंगे। डिकम्पोजर्स से तो मेन काम होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हो, अल्टरनेरिया, है ना। तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं एग्जाम्पल, ट्राइकोडर्मा, और ये सारे क्या हो गए आपका एग्जाम्पल हो गए। इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं, इसमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी थी कि हमारे पास ये इम्परफेक्ट फंगस होते हैं, ठीक है। इनके अंदर सेक्सुअल फॉर्म अभी तक मिली नहीं है, जिस दिन मिल जाएगी इनको किसी न किसी उसमें डाल दिया जाएगा, या तो बैसिडियोमाइसिटीज में डाल दिया जाएगा या एस्कोमाइसिटीज में डाल दिया जाएगा। और अगर हम बात करें, क्या बात करें, हो गया ये डीई से याद आ जाता है हमें, क्या डीई से याद आ जाता है, ड्यूटेरोमाइसिटी से आ जाता है डीकम्पोजर्स, मेनली ये डीकम्पोजर्स होते हैं। एग्जाम्पल में आ जाते हैं हमारे पास अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये आ जाते हैं हमारे पास एग्जाम्पल। क्या यहाँ पे आपका फंगस कंप्लीट होता है? बिल्कुल कंप्लीट होता है। आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि आपको स्पोर्स याद रखने हैं। स्पोर्स के बारे में खास ध्यान रखना है कि कौन सा एंडोस्पोर्स है, कौन सा एक्सोस्पोर्स है। आपके फ्रूटिंग बॉडीज का नाम जैसे एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, उनके बारे में आपको याद रखना है। एस्कस क्या होता है, स्पोरेंजियम एस्कस होता है और बेसिडियम एस्कस होता है, ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी आपको बातें याद रखनी है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, काफी अच्छा एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज थी, तो हमने यहाँ पे फंगस जो है आपके इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अभी हम अपने आगे फाइनल जो इस चैप्टर का है उस पे आते हैं, और वो क्या है, वो है सर वायरस एंड वायरॉइड्स। वो क्या है आपका वायरस एंड वायरॉइड्स। देखो वैसे तो ये पूरा क्या है, थ्योरेटिकल है, कोई ज्यादा इसमें ऐसा कुछ समझाने वाली चीज है नहीं। यहां से देखते हैं, देखो भाई, वायरस को ना, पहली चीज, किसी भी किंगडम में कलेक्ट नहीं पढ़ते हम, क्योंकि सेल नहीं है ना, सेलुलर स्ट्रक्चर थोड़ी है इनके अंदर। दो चीजें से मेनली ना, वायरस दो चीज से बना होता है। अगर हम कंप्लीट वायरस की बात करें तो एक तो होता है इनका जेनेटिक मटेरियल, और एक होता है इनका प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट, ये दो मेन चीज है वायरस के अंदर, ठीक है। तो अब इन दो चीजों के हिसाब से हम इनको सेल तो कंसिडर कर नहीं सकते, तो इसीलिए इनको किसी भी आर्चविट ने इनको किसी भी ग्रुप में क्लासिफाई नहीं किया, है ना। इसीलिए हम इनको क्या पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं। जैसे आपकी बीमारी हो रही है फ्लू, तो वो वायरस के कारण हो रही है, ठीक है। ये ट्रूली लिविंग नहीं है ना। दे आर नॉट लिविंग, इनको लिविंग हम नहीं मानते। इनकी फॉर्म कैसी होती है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है, इनकी क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर हम बात करें कहाँ पे, आउटसाइड द लिविंग सेल, यानी ऐसा आप समझो, अगर हम बात करें सर नॉर्मल वे में ऐसे समझो कि भैया वायरस अगर सेल के बाहर है, इन्वायरमेंट में है, तब तो वो डेड है, और वायरस अगर सेल के अंदर है तब वो लिविंग है। ऐसे समझ लो, याद हो जाएगा बहुत आराम से, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अभी मैंने कहा सेल तो है नहीं, तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। चलो, ये ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, ये भी हमें पता है कि भैया ये ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिजीज क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये जब किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो उनकी मशीनरी को क्या कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, और खुद की रेप्लिकेट कर, खुद के डीएनए को रेप्लिकेट, डी मतलब खुद के जेनेटिक मटेरियल को, उनके जेनेटिक मटेरियल के, जिस सेल के साथ इन्होंने इन्फेक्ट किया है उस सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ खुद का जेनेटिक मटेरियल को फ्यूज कर देंगे। और उसके बाद जब उनका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करेगा तो उनके साथ साथ वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा, डिवाइड करेगा। इस तरह से अपने नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। वायरस को, वायरस मीन्स वेनम। वायरस क्या मतलब होता है, वेनम, यानी कि जहरीला फ्लूइड, है ना, पॉइजनस फ्लूइड। तो एक साइंटिस्ट थे डिमिट्री इवानोव्स्की, 1892 में इन्होंने क्या किया, मोजेक जो डिजीज होती है टोबैको, उसको निकाला, है ना।
वहां पे पहली बार इन्होंने क्या किया था, वायरस के बारे में थोड़ी जानकारी ली थी। मोइजक जो डिजीज होती है, टोबैको मोइजक वायरस होता है यहाँ पे, जो डिजीज क्रिएट करता है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने पहले भी। ओके, ये हो गया स्मॉलर। बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए जो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स होते हैं, जो बैक्टीरिया को रोकने के लिए जो फिल्टर्स लगे होते हैं, उसमें से भी क्रॉस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे क्योंकि है क्या, डीएनए है और साथ में प्रोटीन है, और कुछ है ही नहीं। कोई सेल मेम्ब्रेन, कोई सेल वॉल, कोई सेल ऑर्गेनेल, कुछ भी नहीं है। सिर्फ डीएनए है और उसके ऊपर प्रोटीन कोट है, तो कितनी सी चीज रह गई, तो वो उसके लिए क्या फिल्टर बनाओगे, है ना। ठीक है, तो ये जो बेंजरिक थे, इन्होंने क्या किया था, जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं ना, टोबैको वाला, उससे क्या निकाला, वायरस को निकाला। वायरस उस प्लांट को निकाला, उसको पूरा एक लिक्विड सा, एक चटनी सी बनाई, और उसको हेल्दी प्लांट में डाला। तो उससे जो हेल्दी प्लांट था वो भी क्या हो गया था आपका, डिजीज्ड हो गया था। हेल्दी प्लांट को भी बीमारी हो गई थी, इसीलिए उसको जो वायरस था उसको उसने क्या कहा, इस साइंटिस्ट ने, MW बाइजरिंक ने क्या बोला, कॉन्टेजियस वाइवम फ्लूइडम, यानी कि कॉन्टेजियम मतलब फैलने वाला, यानी इन्फेक्शियस लिविंग, वाइवा मतलब लिविंग, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, यानी ऐसा लिक्विड जो लिविंग भी है और इन्फेक्शियस भी है, यानी वो लिविंग चीज अगर किसी दूसरी अंदर चली गई तो वो क्या करेगी, बीमार उसको कर देगी। उसके बाद स्टैनली ने थोड़ा बहुत वायरस के बारे में देखा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो वायरस की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है उनके बारे में देखा, कैसे कि जो भैया, जैसे मान लो क्या है, ये आपका वायरल का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाहर पे इसके बाहर पे छोटे छोटे क्या होते हैं, प्रोटीन कोट इस तरह से लगे होते हैं। इसके चारों तरफ ऐसे प्रोटीन कोट लगे रहते हैं, और ये सिंगल जो स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं कैस्पोमियर। अभी हम देखेंगे आगे कैस्पोमियर, और पूरी प्रोटीन कोट को हम क्या बोलते हैं, कैस्पिड बोलते हैं। देखो, ये देखो, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसके, तो ये अंदर का ये जेनेटिक मटेरियल हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो ये ये आपके क्या है, कैस्पोमियर है ना। और ये सारे मिलके क्या बना ले रहे हैं, कैस्पिड बना रहे हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला, फेज मतलब खाने वाला, बैक्टीरिया को खाने वाला। इसमें क्या है, हेड जो है यहाँ पे है, इस हेड के अंदर क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और यहाँ पे ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है इसकी, हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ये इनका एक क्या है, टेल लाइक स्ट्रक्चर, ये वो है, होल्ड फास्ट की टाइप काम करते हैं चीजों की, जैसे बैक्टीरिया के ऊपर ऐसे बैठे और ऐसे प्रेस किया, ये स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर है ना, ऐसे प्रेस किया और अपना जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर डाल दिया, बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। तो ये इस तरह का एक मैकेनिज्म होता है इनके अंदर, वायरसेस के अंदर। इसकी स्टडी देख लेते हैं, और कुछ भी नहीं है। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसके अंदर दोनों चीजें हों, या तो आरएनए हो या डीएनए हो। एक चीज होगा, या तो ये या तो ये, लेकिन दोनों, ये और ये चीज पॉसिबल नहीं। यानी या तो आरएनए या तो डीएनए, लेकिन डीएनए और आरएनए दोनों नहीं, ठीक है। ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, क्यों बोल रहे हैं न्यूक्लियो, मतलब न्यूक्लिक एसिड, और प्रोटीन मतलब प्रोटीन का पार्ट, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, तो न्यूक्लियो प्रोटीन बोल गए, ठीक है। अब इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ही क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। मेनली इन्फेक्शियस कौन होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो जो प्लांट वायरस होते हैं उनके अंदर जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। जो प्लांट के वायरस होते हैं उसकी क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और जो एनिमल इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर क्या होता है, या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, या फिर क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। तो प्लांट वायरसेस के अंदर तो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और जो एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। किसी में भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं पाया जाता, याद रखना, कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होता, है ना। यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं जो बैक्टीरियोफेज होते हैं,
जो प्रोटीन कोट है, हमने अभी बात की थी, जो प्रोटीन कोट है उनको हम क्या बोलते हैं, कैस्पिड बोलते हैं। और ये बड़े बने होते हैं छोटे छोटे सब यूनिट से, जिनको क्या बोल रहे हैं, कैस्पोमियर बोल रहे हैं, कैप्सोमियर 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 बोल रहे हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। ठीक है, जो बचाते हैं किसको, न्यूक्लिक एसिड को, जो न्यूक्लिक एसिड को बचाते हैं। ये दिख नहीं रही अच्छे से, ठीक है। हेलिकल स्ट्रक्चर में कैप्सोमियर जो है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होते हैं, जो वर्टिकल फॉर्म जो अभी हमने देखी उस तरीके से। ठीक है, ये डिजीज करते हैं, याद रखनी है, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सब चीजें डिजीज करते हैं, है ना। प्लांट्स में भी होती है, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंट ग्रोथ, ये सब डिजीज के नेम है जो वायरस के द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे समझने वाली चीज है नहीं। ये वायरस की स्ट्रक्चर है, ये आपका टोबैको मोज़ेक वायरस है, जिसमें आपका ये आरएनए है, क्योंकि हमने बात की ना अभी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका बैक्टीरियोफेज है ना, यानी बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया को खाने वाला। उसके बाद आते हैं वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स। देखो, अगर फ्री आरएनए है, फ्री आरएनए यानी कि भाई एक तो वायरस सिर्फ दो चीजों से मिलके बना, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन, सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना। अब उसमें से भी अगर प्रोटीन गायब हो गई तो क्या बच गया, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। तो जो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बच गया है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वायरोइड। क्या बोल रहे हैं, वायरोइड। और वो क्या है, फ्री आरएनए। ठीक है, तो ये इन 1971 डीनर ने डिस्कवर की एक नए इन्फेक्टियस एजेंट को जो वायरस से भी छोटा था, क्योंकि भैया वायरस में से प्रोटीन निकाल दो तो बच गया अपने पास ये, है ना। तो इसमें क्या है, प्रोटीन नहीं थी, प्रोटीन कोट नहीं था, इसीलिए इसका नाम दिया गया वायरोइड। और इसका एक डिजीज है जो किसमें की जाती, किसमें होती है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। डिजीज का नाम क्या है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। जो पोटैटो ऐसे मोटे मोटे होनी चाहिए उसे पतले पतले से हो जाते हैं। ठीक है, यील्ड बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। पोटैटो स्पिंडल टिम्बर के जो है ट्यूबर की डिजीज हो जाती है वायरोइड से। प्रियॉन्स क्या होते हैं, देखो होता क्या है कि ना, जो इनके ऊपर प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन नॉर्मली क्या है, प्रोटीन की एक टर्सरी स्ट्रक्चर होती है प्रॉपर, होती है कि नहीं होती, प्रोटीन की एक प्रॉपर टर्सरी स्ट्रक्चर होती है जिसमें वो प्रॉपर काम करते हैं। प्रोटीन की ना चार स्ट्रक्चर्स होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ठीक है, और मेन फंक्शनल कब रहती है, थर्ड टर्सरी स्ट्रक्चर में रहती है प्रोटीन। तो अगर वो टर्सरी स्ट्रक्चर थोड़ी सी जो फोल्डिंग है इसमें कोई दिक्कत आ जाए, है ना, इम्परफेक्टली फोल्ड हो जाए, तो ये जो प्रोटीन है ये क्या होता है, एक्यूमुलेट होके डिजीज क्रिएट करने लग जाती है। और इसी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, प्रियोन्स बोलते हैं। जो इम्परफेक्टली फोल्ड हुई हुई प्रोटीन है, जो परफेक्टली फोल्ड नहीं हो रखी प्रोटीन, वो क्या करती है, डिजीज क्रिएट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रियोन्स बोलते हैं। देखो, न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, जो प्रॉपरली फोल्ड नहीं हो रखी ना प्रोटीन, उससे होती है ये, इसके डिपोजिशन से होती है। ठीक है, इनका लगभग साइज होता है ना वो वायरस के बराबर सा होता है, इनको प्रियोन्स बोला जाता है। ये डिजीज जो है ना, जैसे जैसे जो बहुत देखी जाती है, जैसे बोवाइन स्पोरेंजियोफॉर्म एनसिफेलोपैथी, एनसिफेलोपैथी, ये जो डिजीज है इसको मैड काउ डिजीज भी बोल देते हैं। काउ के दिमाग में जाके ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन जमा होने लग जाती है, तो उससे क्या थोड़ा एबनॉर्मलिटी आ जाती है काउ के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, मैड काउ डिजीज। या फिर ये सीआर जेकब डिजीज जो होती है, ये होती है एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर होती है, उनमें भी इसी तरह की डिजीज हो जाती है। तो ये दो डिजीज जो आपकी किसके थ्रू होती है, प्रियोन्स के थ्रू, आपको याद रखनी है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आए हुए हैं कि भैया मैड काउ डिजीज जो है वो किससे होती है, या फिर आप बात करें जो सीआर जेकब डिजीज है ये किससे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वायरोइड का भी थोड़ा सा हो गया, थ्योरेटिकल है, देखो इसको आराम से आप कभी भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई ऐसी खास बात है नहीं। लाइकेंस के बारे में, जो साइड डिस्क के बारे में है, वायरस के बारे में इतना से याद रखना है, वायरस दो चीजों से मिलकर बना है, एक जेनेटिक मटेरियल है और एक प्रोटीन है। जेनेटिक मटेरियल क्या क्या हो सकता है सर,
सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल वायरस का कभी भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पॉसिबल नहीं है। याद हो गया? ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि भाई देखो, वायरस जो है उसके जो प्लांट को इफेक्ट करने वाला वायरस है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। और जो एनिमल को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। मेरी बात याद रह जाएगी? बिल्कुल रह जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लाइकेंस की भी बात कर ली और यहाँ पे आपका चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट, यानी फंगस आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसमें हमने सारी बातें ये कर ली है। ठीक है। तो आई होप आप सभी को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। एक बार आप एनसीईआरटी की देखो भाई, नीट करनी है तो आपको एनसीईआरटी को ऐसे घोट के पी जाना है। मतलब आपको कोई नींदों में उठा के ये पूछ लेना, भैया ये लाइन कहाँ पे आती है, तुम बता दो कि ये लाइन इस पेज के यहाँ पे लिखी हुई है। अगर इस तरह से तुम्हारे जिस दिन एनसीईआरटी याद हो गई तो भाई बायो में तो तुमको कोई रोक नहीं रहा, है ना। नीट हो चाहे थ्योरी हो चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, बायो में तो आपको कोई नहीं रोक रहा अगर आप इस तरह से एनसीईआरटी को याद कर लेते हो। तो एनसीईआरटी लगती छोटी बुक है लेकिन उसके छोटे छोटे पॉइंट्स ना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं कई बार, और उन्हीं को ही हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, याद करना पड़ता है। अब ये सारी चीजें जो हैं आपकी, हमने जितनी पढ़ी हैं वो सारी आपकी एनसीईआरटी में है। ऐसा कोई भी टॉपिक आई होप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा इस एनसीईआरटी इस चैप्टर का जो हमने कोई एक लाइन से कोई ऐसा वर्ड रह गया हो जो हमने नहीं पढ़ा हो। आई थिंक मैंने सारी चीजें एक एक वर्ड आपको कराया है। आप इन चारों लेक्चर्स को देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, है ना। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ इसके पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और मेरा ऐसा मानना है कि आपसे इसके पीवाईक्यू सारे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और मैं भी कोशिश करूंगा जब आपके जैसे फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो फर्स्ट यूनिट से आए हुए जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको हम एक दो क्लासेस में अपन कवर करवाएंगे। नीट के जितने भी पीवाईक्यू है उसको कवर करेंगे, पूरे अच्छे से कवर करेंगे। यानी फर्स्ट यूनिट आपकी कौन सी है, ये क्लासिफिकेशन वाली, द लिविंग वर्ल्ड, वो वाली पूरी यूनिट देख लेंगे। अभी अगला चैप्टर जो है आपका कौन सा है, प्लांट किंगडम है, उसको हम पढ़ेंगे। अभी हम क्या है, हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ पढ़ रहे हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम मोनेरा पढ़ा था, सिंपलेस्ट था, फिर हमने प्रोटिस्टा पढ़ा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, फिर हमने फंगस पढ़ लिया, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स। अब हम पढ़ेंगे प्लांट, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, फिर हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से आपके सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम स्टडी करते रहते हैं। ठीक है। नोट्स आप बनाते रहिएगा, अच्छे से सारी चीज़ें देख लीजिएगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं रह रही है मेरे हिसाब से जो मैं नहीं समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपके चीज़ें मैंने बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है। तो हम इस चैप्टर को आज मानते हैं कि ये कंप्लीट हो गया है। चल बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी प्लांट किंगडम में। पढ़ लेना, है ना, रिवाइज कर लेना, कमेंट्स जरूर करना। अगर आपको अच्छे लगे वीडियो तो कमेंट्स जरूर करना और लाइक करके जाना। ठीक है।